यस प्रतिभा, स्टार्ट कीजिए। ओके। आई थिंक सो इट हैज़ बीन इनफ टाइम, सबने ज्वाइन ही कर लिया होगा, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। So, giving a brief about today's session, let me first welcome our guest for today, who is from Maharashtra, and he has been a stalwart in this preparation because ये उनको 5 अटेम्प्ट लग गए। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है देखना कि 5 अटेम्प्ट लगे, इम्पॉर्टेंट ये है देखना कि 5वें अटेम्प्ट तक इन्होंने सर्वाइव किया। So the topic for today's discussion is how to develop a winner's mentality, and the guest for today is Dhaneshwar Patil. I am sorry if I am taking the pronunciation wrong because I am very bad at Marathi names. But now our guest will be telling about himself in brief from his own self. So I welcome you again and at this platform of Uniform Calling. थैंक यू। थैंक यू प्रतीक भाई फॉर हैविंग मी। मेरा इंट्रो ऐसा है, जैसे कि प्रतीक भाई ने बताया। मेरा रैंक 306 है इस बार, और ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। व्हेन इट्स कम टू माय बैकग्राउंड, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम माय विलेज, बुड़दर विलेज ऑफ धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और सारा स्कूलिंग मेरा मराठी मीडियम में हुआ है, वर्नाकुलर में। ठीक है, उसके बाद मैंने धुले से इंजीनियरिंग किया प्राइवेट कॉलेज से। और देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CAPF along with civil services examination. It was my fifth attempt, जैसे कि प्रतीक भाई ने बताया। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में ही मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है, और फिफ्थ फिफ्थ में ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब तक मेरा फोर्थ अटेम्प्ट तक मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, और पेपर टू का ही प्रॉब्लम था। तो मैं बताऊंगा वो आगे कैसे उसको मैंने ओवरकम किया। तो ये था शॉर्ट इंट्रो, बाकी चीजें बताऊंगा कम। ओके। नाउ अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी हॉट डिबेटिंग टॉपिक कि आपकी फोर्स प्रेफरेंस क्या थी। सर मेरा फोर्स प्रेफरेंस है CRPF पहला, ओके एंड और यू आर एक्सपेक्टिंग। सीआईएसएफ लास्ट था, बीएसएफ सेकंड था। यस, ओके, और था। दैट्स नाइस। तो यस, उसका रीज़न क्या है कि या तो ये आपकी वो जो विनर्स मेंटालिटी है इसी का एक ऑफशूट है, या इसका कोई और रीज़न है, हम सभी जानना चाहेंगे। यस सर। सर इसका रीजन आपको पता होगा कि सीआरपीएफ का जो आपका जो सीआरपीएफ आपको जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, वो बहुत डाइवर्स है एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस, मींस एज कम्पेयर टू सीआईएसएफ और एसएसबी। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, मेरे बड़े भाई जो है तो आर्मी में है, मेरे मामा भी आर्मी में है। और जो मेरा गांव में एक ट्रेडिशन है आर्मी में जाने की, ठीक है, फोर्स में सर्व करने की। ठीक है, सो ये इन्वायरमेंट में मैं पला बड़ा हूँ। ठीक है, तो फोर्स में जाना, आर्मी में जाना एक ड्रीम था। और आपको पता है कि सीआरपीएफ की जो सर्विस है या उसका जो ड्यूटीज है, तो आर्मी से ओवरलैप करती है। वो पहला एक रीजन था। और दूसरा एक रीजन था, जो 4-5 साल में मैंने सारे फोर्सेस का स्टडी किया है। तो सबसे मुझे मेरे नेचर के अकॉर्डिंग अपीलिंग सीआरपीएफ लगी। तो इसीलिए मेरा सीआरपीएफ को प्रेफरेंस था। और जैसे कि आपको पता होगा कि सीआरपीएफ आपको बहुत डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया तो है, लेकिन अगेन स्पेशलाइज अपॉर्चुनिटी भी देती है, लाइक आपका कोबरा हो गया, राइट। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन नॉर्थ ईस्ट हो गया, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर हो गया। सो ये सारी चीजें लाइक एडवेंचर एंड ऑल दैट। तो ये इसीलिए मेरा सीआरपीएफ पहला प्रेफरेंस पहला था। और प्रतीक भाई, मेरे लिए सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ ही था पहले से ही। इसीलिए मतलब जी। जो सपना था, वो तो साकार हुआ है, फोर्स भी वही मिलेगी। और ये इस वेरी बात पे नाइस। मेरा इंटरव्यू में ना 22 मिनट में से 5 मिनट डिस्कशन हुआ था इस टॉपिक पे। ओके। और दैट वाज आल्सो मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ माइंड। और इंटरव्यू में भी वो मतलब बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उसको बहुत सीरियस लिया। मैं सब ओके। जैसे आपने पूछा ना, तो उन्होंने मुझे क्या किया कि उनको पता है कि इसने रैंडमली तो नहीं डाल दिया, उन्होंने ग्रिल किया। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आंसर था वो इंटरव्यू में, और जो काउंटर क्वेश्चन ने आंसर किया, वो भी मैटर किया। एंड आई गॉट 113 मार्क्स इन इंटरव्यू ऑल्सो। अमेजिंग अमेजिंग भाई, रियली इंस्पायरिंग। और आपकी फैमिली हिस्ट्री से ही पता चलता है कि वो लेगेसी आप कंटिन्यू करना चाहते हो। एंड आई वुड लाइक टू से इनफैक्ट कि ये आपका जो माइंडसेट है नेवर क्विट वाला एंड टू बी परसिस्टेंट, आई थिंक सो इट कम्स फ्रॉम हेयर ओनली। अब प्रिपरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन हुई, तो ये जो प्रिपरेशन का कीड़ा है वो आपको कब काटा। एक्चुअली कीड़ा बहुत पहले काट चुका था, स्कूल डेज में ही, कि यूपीसी करना है।
लेकिन इंटर के बाद जो जब एडमिशन लिया कॉलेज में, तो कॉलेज में बैकलॉग रहे थे मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। सो मुझे पता था मुझे प्रिपरेशन करना है, इसीलिए बैकलॉग क्लियर किया और थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और रही बात प्रिपरेशन की, तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्रतीक भाई की, मेरा जो स्कूल एजुकेशन है वो मराठी में हुआ था। और आपको पता है कि हिंदी है, मराठी में भी, अदर लैंग्वेज में भी यूपीएससी देते आती है, लेकिन आपको ये पता होगा कि इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश यू कांट सक्सीड इन यूपीएससी। आपको करना ही होगा, आपको आपको आना ही चाहिए। लाइक न्यूज़पेपर रीड करना है, सोर्सेस इंग्लिश में रीड करना है। तो मुझे ना खूब बेर मिनिमम इंग्लिश भी नहीं आती थी। मतलब ट्वेल्थ में मुझे 52 मार्क्स थे इंग्लिश में, और 10 में भी उतने ही थे। ठीक है। सो मेरा जो स्कूल में मैंने 2 साल फाउंडेशन पे काम किया। और फिर जब मैं पास आउट हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकूं। सो फाउंडेशन के लिए मैंने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर प्रिपेयर किया। और फुल टाइम मैंने 2020 में पास आउट हुआ, तो उसके बाद प्रिपरेशन चालू की। ओके। तो ये तो मतलब काफ़ी मतलब देखने में लग रहा है कि जैसे आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो इस वर्नैकुलर इन्वायरमेंट में हुई है। आई थिंक सो यस। मराठी मीडियम ही रहा होगा जहाँ तक आपकी बेसिक एजुकेशन का। तो बहुत सारे जैसे सवाल आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट होता है कि हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश में नहीं है। तो ये जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है इसके लिए कितनी इंग्लिश चाहिए? क्योंकि ये ऑल्सो नो कि एक यहाँ पे पेपर 2 भी कंडक्ट होता है जिसके यस। अंदर यू नीड अ गुड डिसेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। और ये अगर इंग्लिश है रिक्वायर्ड है तो हम इतने लेवल ऑफ इंग्लिश को अचीव कैसे कर सकते हैं? यस। यस। पहली बात तो रिक्वायरमेंट पे मैं बोलता हूँ कि रिक्वायरमेंट है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऑप्शन रहता है हिंदी का, लेकिन प्रोवाइडेड दैट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द आंसर आपको इंग्लिश में करना है। ठीक है। हिंदी में भी हो रहते हैं, पर पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं होगा आपका, हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा। और जैसे कि आपने बताया कि पेपर 2 में कंपलसरी ऐसे रहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और इंग्लिश का ये है कि सोर्सेस आपके बहुत से सोर्सेस इंग्लिश में ही है। लाइक न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश में रीड करना है, बुक्स भी आपके जो स्टैंडर्ड बुक है इंग्लिश में ही है। ठीक है। तो व्हेन इट्स कम टू कैसे ओवरकम करें, जैसे कि मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट रीच आउट करते कि सर, नॉट नॉट फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, ऑल्सो फ्रॉम अदर वर्नाकुलर बैकग्राउंड ऑल्सो एंड हिंदी बैकग्राउंड ऑल्सो, कि कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। और कैसे करना है, जैसे कि जब जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है और वो भी इंग्लिश में करना है, तो मैंने क्या किया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। सो मैं लैग कर रहा हूँ मेरे फाउंडेशन में। ठीक है। मेरे स्कूल स्कूल एजुकेशन में, जो कि हमारा वर्नाकुलर में हुआ है। ठीक है। सो मैंने क्या किया सर, सो मैंने वहां पे पहले फाउंडेशन पे काम किया। सो मैंने जो अपनी एनसीईआरटी है 6 वाली, वहां से स्टार्ट किया। तो उसमें बिलीव में मुझे 6 की एनसीईआरटी करने में 2 महीने लग गए थे। ठीक है। और जैसे कि हम सिलेबस में हम सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री करते हैं, तो मैंने अदर भी किए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हम 6 वाली नहीं करते, तो मैंने 6 वाली भी की। और ये साइंस वाली पण 6 वाली भी की। ठीक है। तो जो स्कूल का फाउंडेशन है एनसीईआरटी का, सारे सब्जेक्ट मैथ्स छोड़ के, सो मैंने पढ़े। फिर स्कूल बाय क्लास इंप्रूव करते गया, फिर 7th 8th ऐसे करके 12th 11th तक मैंने किया। फिर उसे रिवाइज किया। तो 2 साल में मैंने मल्टीपल टाइम सिर्फ एनसीईआरटी भी काम किया है। ठीक है। स्टैंडर्ड बुक नहीं उठाया, एनसीईआरटी और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ, वोकेबलरी बिल्ड हुई। और साथ में जो मैंने न्यूज़पेपर का जो जोड़ दिया उसको, तो वो भी बहुत मुझे इफेक्टिव हेल्पफुल रहा 2 साल में। सो 2 साल में मैंने बहुत अच्छा सा फाउंडेशन बिल्डअप किया। और जो जहाँ मैं लैक करता था मेरी स्कूलिंग में, जो कि मराठी में हुई थी, तो वो जो चीज है वो मैंने ओवरकम कर दिया 2 साल में। और पास आउट हुआ तो आई वॉज रेडी टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स एंड कोचिंग ऑल्सो। सो मैंने उसके बाद कोचिंग भी लिया। लेकिन वही था, जब मैं दिल्ली आया उसके बाद, तो जब मैं कोचिंग भी किया मैंने, और बाकी स्टैंडर्ड बुक का पढ़ाई भी किया, तो मुझे इंग्लिश का कुछ हर्डल लगा नहीं बाद में, क्योंकि मैंने फाउंडेशन पे बहुत अच्छे से काम किया था। दो की एनसीईआरटी से हमारे। ओके। ओके। तो जो 2 साल का ये पीरियड था आपका जिसमें आपने एन को बार बार पढ़ा, रिवाइज किया, आई थिंक सो शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, यस। तो ये 2 साल का पीरियड आपने कॉलेज के ड्यूरेशन में ही किया है इफ़ आई एम यस। नॉट रॉन्ग, यस। राइट? अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो कॉलेज से पास आउट हो चुका है, 22 साल का हो चुका है, 23 साल का हो चुका है, उसके पास मे बी इतना टाइम ना हो क्योंकि अटेम्प्ट्स भी इसमें लिमिटेड हैं एंड देन द एज फैक्टर इज ऑल्सो देयर इज इन दिस एग्जाम अनलाइक सिविल सर्विसेज। तो
उसको क्या करना चाहिए अगर उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है? यस सर, उसको भी सेम प्रोसेस मैंने क्या, जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब कोई स्टार्ट करता है ना तो सब बहुत हारी में होती है। ठीक है, उनको क्या करना, उनको क्या है, उनको एक ही साल में सब कुछ चाहिए, एक ही साल में पोस्ट निकालना है। ठीक है, वो सीएपीएफ तो जान, सीएपीएफ तो ठीक है, लेकिन उनको आईएससी बनना है और टॉप रैंकर भी बनना है। पर दिस इज नॉट रियलिटी, आपको ही पता होगा। ठीक है, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश भी नहीं बेसिक, तो आपको टाइम देना होगा। ठीक है, एटलीस्ट सपोज मैंने 2 साल दिए, 2 साल तो नहीं, एटलीस्ट आपको 6 महीने 1 साल देना होगा, पहले फाउंडेशन पे आपको टाइम देना होगा। ठीक है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ, आपने स्टैंडर्ड बुक उठा लिया, सपोज आपको बुक पढ़ती नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको कैसे उसको मेमोराइज कर पाएंगे। तो एटलीस्ट जिसका इंग्लिश नहीं है ठीक ठाक, जो स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ सकता, तो उसने एटलीस्ट फाउंडेशन के लिए 1 साल देना चाहिए। और आपको पता होगा तो वो सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं है, उसमें जो हिस्ट्री वाला बुक्स है, साइंस वाला है या ज्योग्राफी वाला है, वो हमारा सिलेबस भी वही। ठीक है, तो आपका फाउंडेशन भी बन जाएगा और आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम देना ही होगा सर, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो। राइट। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई छोटा रास्ता नहीं है। अक्सर ये लोग मेरे से भी बोलते हैं कि क्या 7 महीने में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, 8 महीने में? तो देखिए, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है किसी के पास। आपका फाउंडेशन कैसा है, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, कितनी सिंसियरली स्कूलिंग की है। बहुत लोग को एन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे से की है। जैसे मैंने एन बहुत कम पढ़ रखी हैं, बट इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स थे, मैंने अच्छे से मेहनत की, तो मुझे उसकी नीड इतनी नहीं लगी। बट देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने 2 साल सिर्फ एन पे ही काम किया है, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क ही हैज़ पुट इन। और सब्जेक्ट की नॉवेल्स कोई पढ़ने से अच्छा है सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ना। आई थिंक दिस इज़ द न्यू मंत्रा विच वी आर गेटिंग टुडे। तो लेट अस नाउ इनवाइट सम डाउट्स इफ समवन हैज़, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और सेशन में। प्लीज़ रेज योर हैंड इफ समबडी हैज़ डाउट्स। आप क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं। टिल देन वी आर, आई थिंक सो, टिल सम पीपल आर टाइपिंग क्वेश्चंस, हम आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और टेकअप कर लेते हैं। तो कुछ सवाल मेरे पास और स्टूडेंट्स ने ही भेजे थे, एस्पिरेंट्स ने भेजे थे कि जैसे सिविल सर्विसेज की भी आपने प्रिपरेशन की है, तो आई एम श्योर आपने जब दिल्ली में कोचिंग की होगी तो वो कोचिंग सी ए पी एफ की आई डोंट थिंक सो होगी, वो सिविल सर्विसेज की होगी। तो हाउ मच ऑफ द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सी ए पी एफ इज़ ओवरलैपिंग, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि दोनों एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, दोनों एग्ज़ाम्स को आप बराबर से अटेम्प्ट दे पा रहे हैं, तो किस तरह से आपने तैयारी की पैरेलली? ये अगर ओवरलैपिंग की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मी 60 to 70% सिलेबस ओवरलैप करता है। ठीक है, और जो 30% सिलेबस है, लाइक साइंस है या करंट अफेयर है, वो अलग करना होगा। और एक अप्रोच पे भी काम करना होगा। जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो आते हैं सीएपीएफ के, सीएससी के, उस पे मतलब कुछ जो टॉपिक है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सिमिलर है। ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ चीजें फैक्चुअल में जाती है, जियोमॉर्फोलॉजी लाइक, ऐसे जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक वो अपने को करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरलैप करता है, 70% ऑफ सिलेबस ओवरलैप करता है। तो यही बात बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आए, प्रतीक भाई, तो बोले कि हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो नहीं सॉरी, सिर्फ सीएपीएफ की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि सिर्फ सीएपीएफ पे मत फोकस करो, आप सिविल सर्विसेज स्टार्ट करो या स्टेट पीसीएस अलोंग साइड स्टार्ट करो। तो सिलेबस ओवरलैप हो जाएगा और आपका प्लान बी भी रेडी रहेगा। प्लान सिविल सर्विसेज इज प्लान ए एंड प्लान बी सीएपीएफ, और स्टेट स्टेट पीसीएस में दोनों प्लान ए या बी हो सकते हैं। ठीक है, सो सिलेबस ओवरलैप है। और अगर आप एक एग्जाम पे डिपेंड रहोगे ना, जैसे कि सिर्फ सीएपीएफ पे, तो आपका वो ब्रॉडर अप्रोच नहीं डेवलप होगा। जैसे कि हम जब सीएपीएफ करते हैं तो हम अदर क्वेश्चन भी देखते हैं, लाइक सीएससी के देखते हैं, मैंने सीएससी का पूरा क्वेश्चन किया था, सीडीएस का हिस्ट्री और पॉलिटी साइंस का किया था। सो हेल्प बेनिफिट होता है। ठीक है, सो इसीलिए आपको सिर्फ मतलब बहुत एस्पिरेंट को बोला सिर्फ सीएपीएफ नहीं करना है, उसके साथ सीएससी करना है। और जी। जो आपका मेन सवाल था कि ओवरलैप होता है, सो वही 30% नहीं होता है, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। ठीक है, सिविल सर्विस अगर खुद के फील्ड्स के बाद आपको आपको 2 महीने रहते हैं, तो 2 महीने आपको फुल प्लेज करना है। मेरे बहुत सारे दोस्त है मुझे पूछते हैं कि सिर्फ सिविल सर्विस में हो जाएगा क्या स्टडी, सपोज यू हैव ओनली स्टडीड फॉर सिविल सर्विसेज, देन यू आर गोइंग टू अपियर फॉर सीएपीएफ, सो नहीं होगा।
मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत से कम चांसेस है। अगर आप पढ़ के गए, 2 महीने आपके आपने टाइम दिया, मतलब साइंस कर लिया, करंट अफेयर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो पेपर टू राइट। प्रैक्टिस कर लिया। यस। राइट। तो जैसे जो और सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में आपको पेपर 3 में कई सारे टॉपिक्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। मान लीजिए, अब वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी दोनों में कॉमन है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो लेसर आज टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आईआर कम आता है, सोसाइटी से रिलेटेड एक लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, सोशल जस्टिस से एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये सारे टॉपिक्स को कितना डेप्थ में पढ़ें कि हमारी सिविल सर्विसेज के साथ साथ अगर हम नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ सी ए पी एफ की करना चाहते हैं, तो कितने डेप्थ तक इन टॉपिक्स को कवर करें? यस सर। सपोज आपने पढ़ाई चालू की है, सपोज आपको 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, सो 2 साल में मतलब मैं आजूम करता हूँ कि आपको बेसिक चीजें पता हो गई है, जैसे कि वो आईआर में क्या चल रहा है, सोसाइटी क्या है। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपको पता है इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या इशू चल रहे हैं, आप न्यूज़पेपर फॉलो कर ले 2 साल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतना बेसिक आता है तो आपको पेपर 2 के लिए स्पेसिफिक स्टडी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि आपने पढ़ रखा है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको सिर्फ राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि आपने बोला इंटरनल सिक्योरिटी में मेजर टॉपिक है अपना, दो दो ऐसे आते हैं उस पे, सो तो ऐसे टॉपिक पे आप पढ़ाई कर सकते हो पेपर 2 के लिए। ठीक है, देखो मुझे बहुत से स्टूडेंट ने अप्रोच किया, और आपको आगे बताऊंगा मैं पेपर 2 का अप्रोच मेरा कैसा रहा है, और मेरा राइट। हर्डल रहा है पेपर 2। यस। ओके। तो जो आपने टॉपिक बताया ना, तो इतने डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका बेसिक है तो और आपको पता है कि ऐसे में इट इज ए स्टेट ऑफ स्टेट, इट इज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट योर जीएस और जनरल राइट। स्टडीज। यस। एग्जैक्टली। सो तो दैट आपको बेसिक अगर है अंडरस्टैंडिंग, तो भी चल सकता है। राइट, मतलब न्यूज़पेपर और बेसिक जनरल अवेयरनेस से जितना मिल रहा है उतना मोर देन इनफ है। बस यस। आपको उसको वर्ड में पिरोना आना चाहिए। आई थिंक यस। सो कुछ डाउट्स आए हैं। विजय, विजय कैन यू प्लीज आस्क योर डाउट? हेलो। यस विजय। तो हाँ सर, मैं मेरा लास्ट सेशन है नेक्स्ट ईयर। हम्म। हेलो। यस यस। मेरा सी विजय, आई थिंक सो कोई नेटवर्क इशू है, आप अपना क्वेश्चन टाइप करके हेलो। भेज दो। बीच बीच में आवाज़ ब्रेक हो रही है। हेलो विजय, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन एंड देन आस्क। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। प्रतीक कुमार जैना का सवाल है, सर मेरा पहला सवाल था आपका इंटरव्यू में मीडियम क्या था, एंड सेकंड क्वेश्चन है आपने इंटरव्यू में इतना अच्छा कैसे स्कोर किया? ओके। यस। मेरा इंटरव्यू में मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, आप सीए पेपर कर रहे हो तो इंटरव्यू में आपको मीडियम चूज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, इंग्लिश इज अ मीडियम, लेकिन उसमें जैसे कि प्रतीक भाई आपने दिया था अदर देन इंग्लिश में आंसर। नहीं प्रतीक भाई, भाई। मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। आई थिंक मेरा इंटरव्यू काफ़ी टेक्निकल था, पूरा ज्योग्राफी पे बेस्ड था, तो आई अच्छा डेंट अच्छा। गेट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन हाँ, ये मुझे भी कई सारे मॉक्स में बोला गया था कि हम्म। जब सवाल हिंदी में हो तो उसका उत्तर हिंदी में देना है, तो आई एम yes, कंफर्टेबल विद बोथ। यस यस। आपको पता होगा मेरा, अब मतलब समझ आ रहा होगा कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे ऑप्शन ही नहीं था कि हिंदी में देना, तो इंग्लिश ही मेरा ऑप्शन था, इंग्लिश का मीडियम का। और आपने अगला सवाल था कि इतना अच्छा कैसे गया। तो प्रतीक भाई, जब मेरा इंटरव्यू था ना, महीना भर, महीना महीना था इंटरव्यू में, 1 मंथ बिफोर, तो आई हैड वेरी मतलब लो कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड आई आल्सो हैड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लाइक कि मैंने इंग्लिश में नहीं बोल सकता, इंग्लिश में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। ओके। तो मतलब आई मेट 1 और 2 मेंटर, तो उनमें से एक टीचर ने मुझे बोला कि यू हैव ऑलरेडी प्रूव योर सेल्फ इन इन रिटर्न एग्जाम, आपको बस कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर आप इसी कॉन्फिडेंस से गए गए ना, तो मैं बोलते रहा हूँ कि आप आज ही फेल हो जाओगे, हो जाओगे। तो आपको कॉन्फिडेंस पे काम करना है। सो मैं 1 मंथ सिर्फ उस पे काम किया, कि लाइक इंग्लिश लैंग्वेज पे और कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, जेन्युइनिटी रखी। खूब बहुत बेसिक सवाल थे, जैसे कि आपका आप बोले टेक्निकल, मेरा इंटरव्यू टेक्निकल नहीं हुआ है, बहुत बेसिक हुआ है। तो मेरा इंटरव्यू में मेरी एक चीज मुझे लगी कि जेन्युइनिटी। ठीक है, जो पता है वो बोलना, जो नहीं पता है वो नहीं बोलना। ठीक है, और सब कुछ मतलब दिल से बोलना, लाइक जैसे कि कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आए थे मुझे, लाइक व्हाई यू वांटेड टू ज्वाइन सीआरपीएफ, व्हाई ओनली सीआरपीएफ, व्हाई आर्म फोर्सेस,
ओके, तो सीआरपीएफ पे भी बहुत डिटेल गया था। तो मतलब मैंने एक और बात ध्यान रखी थी कि डैप पे बहुत काम किया था। अगर मैंने कुछ कुछ पॉइंट में इंटर कर रहा हूँ डैप में, तो उसपे मैं बहुत केयरफुली मैंने इंटर किया और बहुत उस पर पढ़ाई किया। लाइक जैसे कि मेरा स्विमिंग हॉबी थी, ओके, तो मैंने स्विमिंग नहीं डाला, सिर्फ स्विमिंग नहीं डाला, मैंने डाला कि स्विमिंग इन वेल्स एंड लेक्स। ओके, तो इस पे मेरा मेरा ओपिनियन क्या था, मेरा माइंडसेट क्या था कि मैं कभी स्विमिंग पूल में नहीं स्विम किया हूँ। ठीक है, मैं विलेज साइड में ही स्विम किया, तो उधर मेरा इंटरव्यू उस साइड में लेके जाना। ओके, विलेज बैकग्राउंड पे या उस साइड में, तो वही हुआ। उन्होंने वेल पे पूछा था कुछ, तो तो दो तीन ओके। काउंटर क्वेश्चन भी पूछे थे, फिर उसमें एग्रीकल्चर पे चला गया। मतलब आई वांटेड कि उन्होंने इंटरव्यू उस साइड में लेना चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज पे ज्यादा बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे पता था कि इंटरव्यू मेरा इंटरनल सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेरा उस पर होल्ड था, तो मैंने डैप में कुछ पॉइंट भरे, तो मेरा इंटरव्यू उस पे हुआ, तो मैं अच्छा, बहुत अच्छा बोला उस पे भी। ठीक है, और कुछ पॉइंट थे, जैसे कि मैंने आंसर में मैंने मतलब पहले से ही वो मैंने फिक्स किया था कि कुछ चीजों का आंसर ऐसा देना है कि इंटरव्यू उस साइड में चले जाए, मेरे स्ट्रांग एरियाज में। तो कुछ कुछ बार नहीं गया, लेकिन कुछ बार इट वर्क्स। ओके, लाइक विलेज बैकग्राउंड पे गया, लाइक जैसे कि मैंने आपको आंसर किया, भाई या मामा या गांव में सब वो आर्मी का ट्रेडिशन है, तो उस पे भी वो सर चले गए। लाइक और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो ट्राइबल बेल्ट में। ओके, सो उस पे भी बहुत मतलब क्वेश्चन किए उन्होंने, तो ये ओके। एक्सपेक्टेड था मेरा। ठीक है, मेरा कोर एरिया इंटरनल सिक्योरिटी और मेरा बैकग्राउंड, ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे अच्छा। से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किया था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना प्रतीक भाई, कि आप उसे तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, वो डायरेक्ट थे, और उसमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। ठीक है, लाइटली नहीं इंटरव्यू हुआ था मेरा। ठीक है, लाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट, लाइक मतलब मेरा जो पेट था ना, वो थोड़ा सा आवाज कर गया था इंटरव्यू में। सो ओके। इट इट वाज नॉर्मल, बट उन्होंने उसको नॉर्मल नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने राइट हैंड साइड के मेंबर ने नीचे झुके, नीचे नीचे देखा कि इसने कुछ तो मूवमेंट किए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मुझे लुक दिया, बहुत बहुत बुरा लुक दिया था। तो मैं बहुत डर गया था उधर की। आई वाज लाइक कि मैं ये करने नहीं आया इधर। गलती से हो गया। तो वो वही था। ये सब और एक्चुअली इनवॉलेंट्री होता है, इट इज़ नॉट हाँ, इजी टू कंट्रोल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। आई कैन ऑल्सो इमेजिन माई टाइम यस ऑफ यस, इंटरव्यू। राइट। यस यस। और जो क्वेश्चन पे वो आपको जज करने वाले हैं ना, तो इस टाइम पे आएगा वो। ठीक है, लाइक ये था, और एक इसमें था, चेयरमैन सर क्या कर रहे थे, तो बार बार है ना घड़ी देख रहे थे। ठीक है, वी नो कि हमारी बैक साइड में एक घड़ी थी। ठीक है, सर उधर देख रहे थे, ये मुझे पता नहीं कि उधर घड़ी है सर। उधर भी देख रहे थे और हैंड वॉश में भी देख रहे थे, लेकिन वो मुझे मुझे बताना चाहते थे कि मैं घड़ी देख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये एक था। उसके बाद भी और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, और एक क्वेश्चन था, और एक चीज थी कि मतलब इंटरव्यू में ना चेयरमैन सर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ओके, सो ये भी थोड़ा मुझे डिस्टर्बिंग लगा। सो लेकिन मैंने उधर नहीं फोकस किया। दोस्तों ने मुझे पूछा, मैं जब बाहर आया, कि चेयरमैन सर क्या खा रहे थे। आई सेड कि मैंने देखा नहीं, दैट वाज नन ऑफ माय बिजनेस। मैंने सिर्फ मैं जब दूसरे मेंबर को आंसर कर रहा था, मुझे सिर्फ इतना एहसास हुआ कि कुछ तो मूवमेंट हो रही है सर, कुछ तो खा रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं मेरा बिजनेस नहीं था। इसीलिए मैं देखा भी नहीं। और लास्ट में जब चेयरमैन इंटरव्यू हो गया, मतलब एक राउंड हो गया, तो चेयरमैन सर हैड समथिंग इन हिज माउथ। ओके, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, और उन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था, लाइक ये उन्होंने बोल रहे थे, वो उन्होंने बोल रहे थे। आणि आई थिंक ये 1-1.5 मिनट तक चला होगा। आई वाज ओके। लाइक कि अरे ये क्या चल रहा है इधर। तो राइट। उसके बाद हाँ, तो मुझे वो सिचुएशन समझ गई थी कि ये मतलब कुछ चीजें उन्होंने मतलब पहले ही कर रखी कि ऐसा करना है, जान ये के कर करना है, रखी है, चाह के लिए। दे हैड डन इंटेंशनली ऐसा कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दे और शुड। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो मुझे बहुत केयरफुली आंसर करना है। ठीक है, ये 2-3 बार मेरा वैसा हुआ, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन था सर। ठीक है, राइट। उसका आंसर कुछ भी हो सकता था, और उसके बाद काउंटर भी किया उन लोगों ने कि मतलब, और मैं मेरे आंसर पे फर्म रहा। लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन कैसा कैसा था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सपोज आप जंगल में हो, सो आप अपना लोकेशन कैसे शेयर करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन मेरा माइंड क्या था, मैं जंगल में हूँ, एज मैं कोबरा हूँ, क्योंकि सीआरपीएफ मेरे माइंड में बहुत मतलब ऑक्यूपाइड कर रखा था। इसमें एक सिनेरियो ऐसा था प्रतीक भाई, आप जी। सोच सकते थे कि आप एज अ टूरिस्ट भी जंगल में हो। ओके, आप एज अ लोकेशन बहुत सी चीजें से शेयर कर सकते हो। मैं एज अ उस चीज में मैं ये कहा कि मैं एज अ मैं सोल्जर हूँ।
एज अ ओके। कोबरा मैं जंगल में हूँ। तो उस पे मैंने आंसर किया बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो एब्स्ट्रैक्ट था कि जो मैप है, सॉरी जो लोकेशन है, जो आप हम्म। मैप से कोऑर्डिनेट भेजोगे, या दूसरा है जो आप जीपीएस लोकेशन भेजोगे, तो एक्यूरेट कौन सा होगा। अभी इक्वेशन ऐसा है कि इस पे आपको स्टैंड लेना ही होगा, और उस स्टैंड पे फर्म रहना होगा। सो मैंने एक स्टैंड लिया, तो उसमें उन्होंने ग्रिल किया मुझे, काउंटर किया, तो मैं फर्म रहा। कि दो तीन बात बात ये थी कि जेन्युइनिटी रही, और जो जो मैंने स्टैंड लिया उस पे मैं फर्म रहा। ठीक है, राइट। यही और मेरा इंटरव्यू का था। वेरी नाइस, मतलब वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड और काफ़ी डेप्थ में बताया आपने। और कई सारे इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता चले कि अगर आपका मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन एक एक्स है और आपको वाई में बात करनी है तो कैसे करनी है, कैसे आपको अपने बॉडी एंड फिजिकल मूवमेंट्स पे कंट्रोल करना है। उसके साथ वो अर्जुन की नज़र हमेशा मछली की आँख वाली बात पे भी रिलेट हुई। एंड यस, हाँ, टेलिंग कीवर्ड्स एक चीज़ है जो टेक्निक आई थिंक सो यू यूज्ड इन योर डैफ ऑल्सो, और आपने उसको कई सारे तरह से अपने इंटरव्यू में भी यूज़ किया। तो वी विल कम अपॉन द इंटरव्यू पार्ट लेटर ऑल्सो, कई सेशन बाद में भी रखेंगे। पहले आप लोग अपना फिजिकल मेडिकल क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट वॉज, सर आई एम फ्रॉम जलगांव जेनविन, कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए बिफोर आई प्रिपेयर्ड फॉर सी डी एस 1 ईयर, सो मुझे आगे कितना टाइम देना चाहिए सी ए पी एफ के लिए, योगेश पाटिल इज आस्किंग। ओके, अभी अगर आपने सीडीएस किया 1 साल, तो अभी से भी करोगे तो तब भी हो जाएगा। मतलब अभी आपके पास 10 महीने, अराउंड 10 मंथ से के, सो 10 मंथ में हो सकता है कि आपने एक साल सीडीएस किया है ना, बैकग्राउंड है आपका, फाउंडेशन है, तो 1 साल में हो सकता है। ओके। इसके साथ साथ ये भी होता है कि आई वांट टू से कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यस। होने को तो 1 साल भी मोर देन इनफ है अगर आपने ढंग से सी डी एस की प्रिपरेशन की है, बट उसमें सी डी एस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वो भी एक लिटमस टेस्ट हो सकता है। विजय भातेवाल, आई थिंक सो विजय ने टाइप करके अब क्वेश्चन भेजा है। सर नेक्स्ट ईयर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सी ए पी एफ का, और जब मेरा एम पी एस सी 28 का एग्ज़ाम है। अच्छा, उसके बाद मैं तैयारी कैसे करूँ, क्योंकि मैं मराठी माध्यम से हूँ और इस बार बहुत हार्ड गया था, तो लास्ट में मैं कैसे करूँ इस बार हो जाए। ओके, लास्ट अटेम्प्ट है विजय का, और इन्होंने एम पी एस सी आई थिंक सो दिया है या देना है इनको, उसके बाद तैयारी करनी है, मराठी माध्यम है इनका। ओके। ओके विजय, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पेपर एनालाइज करना होगा, जो आपने लास्ट पेपर दिया 24 का। सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करना होगा, कौन से सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया और कौन से सब्जेक्ट में आपने आपने बुरा किया। ठीक है, सो उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको अगला प्लान करना होगा 8 से 10 महीने, जैसे कि मैं करता था। सपोज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सिर्फ 84 मार्क्स आए थे पेपर 1 में। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट में 111 आए थे, फिर 134, फिर 136, फिर इस बार 124 थे। ठीक है, सो हर बार मैं क्या करता था कि मेरे स्ट्रॉन्गर और वीकर एरियाज में आइडेंटिफाई करता था। ओके, स्ट्रॉन्गर एरियाज को होल्ड करता था और उन्हें और स्ट्रॉन्गर बनाता था, और वीकर एरियाज को बेयर मिनिमम मींस एवरेज लेवल तक लेके आता था, कि आपके 50% से नीचे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए कौन से सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्गर एरिया है उसमें 70 और 80% एक्यूरेसी चाहिए। जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्गर एरिया था ज्योग्राफी, साइंस। ओके, साइंस में सपोज आउट ऑफ 30 मेरा 25 बार राइट आता था। ठीक है, तो उसमें मेरा 80% एक्यूरेसी है, कुछ में 70%। और जो हिस्ट्री या ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, उसमें बेर मिनिमम 60 या 50 से ऊपर ही रहना चाहिए। सो वीकर एरियाज पे फोकस करो। ठीक है, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ और इम्प्लीमेंट भी करो, और पेपर 2 पे अच्छे से फोकस करना। ठीक है, जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है उन मैंने देखा है, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, दो चीज में पीछे रहते हैं, एक पेपर 2 और एक इंटरव्यू। ठीक है, तीन चीजें, पेपर 1, पेपर 2, इंटरव्यू। आपका दो चीजें इनमें से, तीनों में से वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और एक में आप एवरेज होने चाहिए। ठीक है, और हमारा क्या रहता है, हमारा दो पेपर वीक रहते हैं, दो टॉपिक वीक रहते हैं, जो पेपर 2 और इंटरव्यू। ठीक है, सो रिटर्न स्टेज में आपको पेपर 2 पे काम करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितना आप मतलब पेपर 2 को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, पेपर 1 को उतना ही पेपर 2 को देना है। हम लोग पेपर 2 को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैंने देखा है सर, प्रैक्टिस नहीं करते बहुत एस्पिरेंट है। ठीक है, पेपर 1 के कॉन्फिडेंस पे पेपर 2 लिखते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, पेपर 2 बहुत अच्छे से चेक होता है, और उसकी मार्किंग भी 2 साल से ना बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं एस्पिरेंट्स को, तो पेपर 2 भी पे काम करना है।
और हो जाएगा। आपने एमपीसी का दिया है, ठीक है, आपने आई थिंक आपने मेन दिया है, तो मेंस में राइटिंग रहती है, ठीक है, इंग्लिश वाला, तो आपका राइटिंग अच्छा होगा। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्लान करके इम्प्लीमेंट कीजिए लास्ट तक, और बीच में एग्जाम शिफ्ट नहीं करना है। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपको फोकस करना है, तो 10 महीने में अच्छे से हो जाएगा। सिर्फ शिफ्ट मत करना कि बीच में एमपीसी आ गई, बीच में सिविल सर्विस आ गया। अच्छे से अगर देना है तो अच्छे से प्लान प्लान से दो कि सिविल सर्विस भी देना है और सीएपी भी देना है, बीच में शिफ्ट मत करना। ओके, ग्रेट एडवाइस। आई विल टेक अप द क्वेश्चन। विजय ने फिर से हाथ उठाया। यस विजय। विजय, आपका सवाल अगर एड्रेस हो गया तो प्लीज़ हैंड्स डाउन कर लीजिए। परमेश्वर इज आस्किंग अ क्वेश्चन। परमेश्वर। गुड इवनिंग सर। गुड बोलिए। इवनिंग। सर मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से। हेलो। हेलो। जी जी बोलिए। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से। मुझे ये डाउट है सर कि अभी जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ, तो मतलब अभी मैं स्टार्ट किया हूँ और एक 6 मंथ से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। हम्म। तो द हिंदू न्यूज़पेपर हम्म। ही ठीक है और इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट करा है। ओके, आई थिंक आपने न्यूज़पेपर के रिलेटेड कुछ पूछा है। हाँ सर, न्यूज़पेपर ही। यस यस। सो अगर आपको मतलब प्रति क्वेश्चन क्या था, आप रिपीट करोगे? आई थिंक सो क्वेश्चन ये है कि शायद हिस्ट्री से रिलेटेड सोर्स जानने हैं आपको, राइट परमेश्वर? नहीं सर, मैं बोल रहा था अभी मैंने जी। 6 मंथ बिफोर 6 मंथ आई ठीक स्टार्टेड है। द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके। तो मेरा एक डाउट है कि अब मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से कंटिन्यू करूं या द इंडियन एक्सप्रेस भी स्टार्ट करना चाहिए, मतलब आपकी प्रेफरेंस है। किससे आवाज़ थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही, क्या आपको समझ में आया? प्रथमेश मराठीत विचारू शकतो? हो सर, मी काय म्हणतो, मी द हिंदू न्यूजपेपर 6 महिन्यापासून वाचतोय. आवाज आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक मीडियम के रिलेटेड कुछ था, हिंदी या इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ था। एम आई राइट? आई थिंक सो। परमेश्वर, आप एक बार सवाल प्लीज़ टाइप कर दो। कुछ आपका नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं। वील टेक अप योर क्वेश्चन, डोंट वरी परमेश्वर। आप प्लीज़ टाइप करके भेज दो, किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर दो, वॉट एवर यू लाइक। ओके। एक सवाल और आया है कि पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी। तो हाँ, तो दिस वाज अ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको भी पूछना था, बताना था। तो आप इसके बारे में बताइए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या तरीका यस है? सर, पूरे प्रिपरेशन में मेरा मेन हार्ड रहा है पेपर 2। कि अगर पेपर 2 मेरा अच्छा होता तो मेरा 23 में सिलेक्शन हो गया होता। ओके, आई गॉट 136 मार्क्स इन पेपर 1। तो 18 मार्क्स की लीड थी। तो लेकिन मैं, और ये पहली बार था 23 में मेरा पेपर पेपर 2 चेक हुआ था। 20, 21, 22 में मेरा पेपर 2 नहीं चेक हुआ था। 22 में मेरा पेपर 1 में 134 थे, 2 मार्क्स से रहा था। ओके, तो 23 में मेरा पहली बार पेपर 2 चेक हुआ। आई गॉट ओनली 53 मार्क्स सर। ओके, और आपको पता है बहुत बहुत कम है। ओके, तो उसके रीजन ये थे। पहली बात तो मैं उसके मतलब 22 और 23 में मैंने सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया था। मतलब मेरे 200 पेजेस के 4-5 बुक मैंने बनाए थे सर। मैं बहुत मतलब यूट्यूब पे मुझे रैंडम वीडियो मिल गया कि कोई टॉपिक है सीएपीएफ का, उसका आर्गुमेंट है, तो मैं उसे लिख लेता था। और कुछ बाकी तो जो कोचिंग क्लासेस के जो लेक्चर है सीएपीएफ के रिगार्डिंग, वो सारे मैंने कर लिए और मेरे बुक्स मैंने भर लिए। लेकिन मैंने एक चीज इसमें मिस की, कंटेंट पे फोकस किया, राइटिंग पे नहीं किया। ओके, सेम मेरा जो हर बार वैसा होता था, मेरा पेपर 2 कंप्लीट नहीं हो पाता था क्योंकि मैंने राइटिंग नहीं किया था। ठीक है, फुल पेपर कभी राइट नहीं किया था, जस्ट एक आध दूसरा ऐसे लिख लिया, बस उतना ही। फिर मैंने 23 में क्या हुआ मेरा, मेरा पेपर 2 40 मार्क का पेपर 2 रह गया, मतलब कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। और सब वो ब्लंडर ये था, सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि मेरा जो रह गया ना वो मेरे ऐसे ऐसे थे, 2 ऐसे रह गए थे। और आपको पता होगा, दिस इज द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर ऐसे छोड़ दिया ना तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है आपके पूरी इस पे। तो मेरा जो आर्गुमेंट है ना बहुत अच्छा था प्रतीक भाई, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा था। लेकिन मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग 70 मार्क्स। ओके, लेकिन मुझे 52 मिला। तो इसका वन ऑफ द रीजन था कि मैंने अगर छोड़ा है ना तो मैंने ऐसे छोड़ दिए थे। ठीक है, और वो एक ऐसे में ब्लंडर किया था, तो इसके लिए वो बैड इंप्रेशन गया होगा और बाकी चीजों में भी आपका मार्किंग कम हो जाती है।
ठीक है। ओके अगर छूटा तो आपका प्रेसे राइटिंग छूटना चाहिए या कुछ ग्रामर का पार्ट, ठीक है, ऐसे नहीं छूटना चाहिए। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, पहला एक था कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। और दूसरा एक था कि मैंने इसी इसी वजह से मेरा पेपर छूट गया, और छूट गया वो भी ऐसे छूटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने 24 के अटेम्प्ट में ओवरकम की। मेरा हैंड राइटिंग भी बहुत बैड है, सो उसमें मैंने थोड़ा काम किया। लेकिन 24 के अटेम्प्ट में मैंने कंटेंट पे फोकस नहीं किया, मतलब कोई यूट्यूब लेक्चर नहीं देखा, किसी का भी कुछ मतलब रैंडम करंट अफेयर कुछ नहीं देखा, ठीक है, सिर्फ मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग थी। तो मैंने 24 में ये उस वक्त में एमपीसी मेंस को था। सो उसके लिए मैं मुझे बाकी चीजों के लिए टाइम भी नहीं था। तो मुझे एक महीना मिला सीएपीएफ के लिए, तो मैंने क्या किया, सिर्फ राइटिंग किया। मैंने 4 4 5 5 घंटे डेली राइट किया, क्योंकि मुझे मुझे पता था कि राइट विदाउट सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ही मेरा पेपर टू रहा है, और मेरा सिलेक्शन उस साल रह गया। तो मैंने एक 1 मंथ में पूरा मैंने प्रैक्टिस किया, 4 4 5 5 घंटे, और फुल लेंथ टेस्ट भी दिया। तो उसमें मैं खुद को रियलाइज किया कि मैं पेपर टू कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है, एनी हाउ मैं कितना ही प्रैक्टिस कर लूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 180 मार्क्स का पेपर टू लिखूंगा, और वो भी बहुत अच्छा कंटेंट से लिखूंगा। तो मेरा टारगेट था अराउंड 70 मार्क्स लाना, 70 80। सो आई गॉट 73। मैंने आई थिंक 175 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, एक कुछ तो छूटा था, और ग्रामर में भी 5 मार्क्स का छूटा था। ओके 175 से मुझे 73 मार्क्स आए थे। तो मेरा उतना ही टारगेट था, मतलब 70 या 75, 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप आपका, और इसमें भी है, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, ठीक है, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हो, तो 180 का अटेम्प्ट करती है आप। अगर आप 180 अटेम्प्ट करोगे तो आपको 85 मार्क्स आ जाएंगे। ओके ओके। ये भी एक अलग टाइप की स्ट्रैटेजी पता चली एक्चुअली। आई थिंक सो अभी तक हमारा जितना इंटरेक्शन बाकी गेस्ट से हुआ है वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के थे। तो यस। इट इज़ ईजियर फॉर अस टू राइट इन इंग्लिश क्योंकि हमारी बचपन से हैबिट है। बट यस। आपसे हमको ये पर्सपेक्टिव पता चला कि दूसरे हिंदी या मराठी माध्यम या किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए आई थिंक सो 200 मार्क्स का या पूरा अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ सेंसिबल डिसीजन। समटाइम्स यू कैन रीअसेस कि हाँ आप इतना ही अटेम्प्ट करें और इसमें बेस्ट परफॉर्म करें। तो दैट इज़ अ न्यू पर्सपेक्टिव। आई थिंक सो इट विल हेल्प एवरी वन। अनदर क्वेश्चन इज दिस आई हैव कवर्ड। ओके सर, मैं 3 ईयर से प्रिपेयर कर रहा हूँ था सीडीएस का। मेरा इस टाइम सीएफपीएफ पेपर 2 में बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं। आई एम नॉट राइट आई डिड मतलब लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है थोड़ा ग्रामेटिकल एरर यहीं पे है। तो आई थिंक सो आपको राहुल आंसर मिलने लग गया होगा कि इशू क्या है। आई एम नॉट अ राइट गुड एसे बट अदर पार्ट पेपर 2 सर पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी। तो आई थिंक सो राहुल आपको अपना आंसर कहीं तक मिल गया होगा। बाकी आई थिंक सो यू नीड टू वर्क अपॉन योर ग्रामर भाई। नो जजमेंट्स, हम सब कहीं ना कहीं यहीं थे। बट धीरे धीरे आप ग्रामर पे वर्क करो और आप इम्प्रूव करोगे। यस सर। ओके। और सर इसके लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ, जिनका ग्रामर बेसिक ग्रामर भी नहीं है, ठीक है, आपको 25 मार्क्स का ग्रामर है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी। तो उसके साथ क्या हो जाएगा ना, तो आपका मतलब जो ऐसे में आप जो लिख रहे हो, वो आपके मिस्टेक कम हो जाएंगे। जैसे कि नीतू मैम का ग्रामर का बुक है, अगर वो आप आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, टेंस वगैरह अच्छे से समझ आ गया, डिग्री कौन सी डिग्री में लिखना है, ठीक है, ये आपको उस 25 मार्क्स के ग्रामर के लिए भी हेल्प करेगा। और आपके बेसिक जो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर टू में बेसिक मतलब जो चीज मिस्टेक आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, आप भले आप इंटरव्यू में कर दिया ना तो इट्स ओके, वो अंडरस्टैंड कर लेते, लेकिन आपके पेपर में आपको ये भी सिंपल मिस्टेक नहीं करनी है। इसीलिए ग्रामर का बुक लो, पढ़ो, 2 3 महीना दो, हो जाएगा अच्छे से ओके। ग्रामर। यस। आई थिंक सो नाउ वील टेक अप द अदर क्वेश्चंस लेटर। एक दो सवाल और पहले पूछते हैं कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं सीआरपीएफ में जाने के बाद। वो क्लीशेड क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स, तो वैसा तो नहीं। बट हाँ, आपको क्या पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, तो उसके बारे में कुछ शेयर करिए। यस सर, कुछ चीजें हैं। एक्चुअली मैं अभी तक उससे बात नहीं किया, लेकिन ठीक है, आपने पूछा तो बता देता हूँ। पहले तो ट्रेनिंग करनी है। बहुत से दोस्त बोल रहे हैं कि भाई 1 साल का एक्सटेंशन ले ले, सिविल सर्विसेज कर ले। मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं, इट इज माई ड्रीम जॉब। सिविल सर्विस देना है, ऐसा देना नहीं है, लेकिन मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ठीक है सर। पहली प्रायोरिटी ट्रेनिंग करना है, और ज्वाइन करना है फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटी है सीआरपीएफ में, स्पेशलाइज फोर्सेस है, ठीक है, कोबरा कर सकते हैं, ठीक है, जी। एनएसजी के लिए जा सकते हैं। इनिशियली तो सर पहले फोर्स समझना है, ठीक है। मतलब अभी आपको पता होगा कि अभी सेंट्रल इंडिया में स्ट्रांग होल्ड है, राइट। और
यस, और जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, सो फील्ड वर्क करना है, डेपुटेशन पे नहीं जाना है इनिशियली। ठीक है, पहले एक्सपीरियंस लेना है ग्राउंड का। फिर 2-3 साल बाद एज अ कंपनी कमांडर होने के बाद, सो आई हैव एस्पिरेशन टू ज्वाइन स्पेशलाइज फोर्सेस के, उधर सर्व करना है। और कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी नहीं बता सकता मैं, लाइक ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यस। बिल्कुल, उसका भी समय आएगा। आई एम श्योर हम फिर से एक सेशन करेंगे आफ्टर यू आर इन योर यूनिफॉर्म, तो एक बार और कोशिश करेंगे भाई कि वील कनेक्ट अगेन। तो वो यस। भी एक अच्छा समय होगा, वील रेमिनिसेंट्स अबाउट दिस टाइम। ओके, तो एक दो सवाल और हैं जिनको मैं लूँगा। न्यूज़पेपर के बारे में एक सवाल है कि न्यूज़पेपर रीडिंग कौन सी करें, और क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर कवर किया जा सकता है? ओके, पहले तो आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर से कवर नहीं करेंगे। ओके, न्यूज़पेपर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और आपका पेपर टू के लिए। ठीक है, आपको करंट अफेयर फैक्चुअल होता है सीएपीएफ के लिए, उसके लिए आपको मैगजीन्स करनी होगी। और मैं यह सोर्स बता देता हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप अपना सीएपीएफ एसी हब का टिट्स बिट्स मैगजीन है वो कर सकते हो। अगर आप स्टेट पीसीएस कर रहे हो कौन सा भी, जैसे कि आप यूपीपीएससी कर रहे हो, तो आप आई थिंक यूपीपीएससी के लिए कौन सा होता है वो फेमस वाला करंट का? दृष्टि कुछ करके रहती है, या घटना यस, चक्र, दोनों में से यस, रहता है। घटना चक्र, एग्जैक्टली हाँ। घटना चक्र। और सेम सेम महाराष्ट्र के लिए मराठी में लोग परिक्रमा मैगजीन करते हैं। ठीक है, चलेगा। मेरा 24 आटे में मैंने भी स्टेट पीसीएस के लिए जो करंट किया था वही मैंने यूज किया, सीएपीएफ के लिए स्पेशल नहीं किया था। लेकिन उसके पहले मैंने जो टिटबिट्स मैगजीन रहती है सीएपीएफ एसी हब की, जो कि इंग्लिश में रहती है, तो अच्छा है। सो आप करंट के लिए आप न्यूज़पेपर नहीं कर रहे हो, न्यूज़पेपर के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कर रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, पेपर टू के लिए कर रहे हो। यस, और कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना, अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, स्टार्ट कर रहे हो तो द इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो। फिर साल 1.5 साल में द हिंदू पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस भी लास्ट तक रीड किया तब भी चलेगा। ओके। मेरा मेरा तो कुछ स्टोरी उल्टा था। मैंने जोश जोश में द हिंदू उठा लिया, और एक महीने बाद पता चला कि सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया। तो फिर मुझे वापस से इंडियन एक्सप्रेस पे आना पड़ा। तो अच्छा। देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको मेन चीज़ ये है कि उसके जो आपके ओपिनियंस वाला पेज होता है, एडिटोरियल्स होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड का पेज होता है, संडे को हिंदू में एक साइंस टेक का पेज आता है। तो आपको मिला जुला के पढ़ना है, ज़रूरी नहीं आप हार्ड कॉपी में ही न्यूज़पेपर पढ़ें। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का कंपाइलेशन देते हैं, आप वहाँ से देख लो। तो मिक्स एंड मैच कर पे पढ़ो। कुछ वेबसाइट्स हैं, द मिंट है, लाइव वायर है लॉज के लिए, तो आप वो सब भी रिफ़र करो। इट विल ओनली हेल्प और यू इन द लॉन्ग रन। और हाँ, अगर आप सिर्फ सीएबीएफ के लिए पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है, मतलब 2-3 घंटा नहीं देना है। 1 घंटा 1.25 घंटा ठीक हो जाएगा, अगर सिर्फ आपका सिविल सर्विसेज पढ़ना है। अगर आप सिर्फ सीएपीएफ कर रहे हो, अगर आप साथ साथ में सीएससी कर रहे हो तो आपको पता है कितना टाइम देना है, क्योंकि आपके मेंस के लिए लगेगा वो। राइट, राइट। सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट टुडे along with अस। अजय इज़ ऑल्सो हेयर इन द सेशन। तो अजय, आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क आर गेस्ट फॉर टुडे। First of all, I would like to congratulate Mr. Dhanashwar थैंक यू for अजय भाई। scoring all India rank 306. मेरे क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यू हैव बीन गिविंग 5 अटेम्प्ट्स इन सीएपीएफ एसी, सो Yes, आपने ये भी मेंशन करा कि इस बार आपका रिटर्न भी क्लियर हुआ एंड आपका इंटरव्यू भी हुआ और आपकी ऑल इंडिया रैंक 306 भी है। yes, सो ऐसा क्या था पिछले 4 अटेम्प्ट्स में और इस लास्ट अटेम्प्ट में आपने ऐसे क्या स्ट्रेटजी को चेंज कर लिया, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, क्या हम्म, मिस्टेक्स को आपने अवॉइड किया कि आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक आई? हम्म। क्योंकि क्वेश्चन ही आई थिंक जितने भी यहाँ पे मीटिंग में है सभी का यही जानने का उत्सुकता होगी कि क्या सर ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला, तो वो आप प्लीज जरा बताइए हम सबको। यस, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय भाई, आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हो। ठीक है, मैंने आपका स्टोरी पढ़ा है, सुना भी है, और रियल इट इज रियली इंस्पायरिंग फॉर अस ऑल। सो आपका कम थैंक यू। कम टू योर क्वेश्चन कि लास्ट अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में मैंने ऐसा मतलब क्या चेंजेस किया स्ट्रेटेजी में। सर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। और प्रतीक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे कि कंसिस्टेंसी कैसे रखी, मतलब जो होप थी, कि होप क्यों थी, मतलब हो जाएगा ऐसा। तो प्रदीप भाई क्या है ना, मेरा मैंने मार्क बताया आपको, हर आटे में मेरा प्रोग्रेस होते गया।
ठीक है, प्रीलिम्स में, ठीक है, पेपर 2 में, ठीक है। तो मैंने मैंने मेरा ये बिलीव था कि मतलब मैं हर साल इम्प्रूव कर रहा हूँ, सो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। जब मैं फोर्थ आटे में आया तो मतलब कट ऑफ से 20 मार्क ज्यादा आ रहे थे, 20-25 मार्क्स, तो मुझे पता चल गया कि सिलेक्शन होना है, सिर्फ वीकर एरियाज पे फोकस करना है, ठीक है। तो वीकर एरियाज कौन से थे? जैसे कि मेरा पेपर 2 था, मैंने बताया कि पेपर 2 पे बहुत काम किया, ठीक है। 23 में सिलेक्शन ना होने का कारण सिर्फ पेपर 2 ही था। सो मैंने 24 में पेपर 2 पे बहुत काम किया, मतलब पेपर 1 था ही। सो कंटिन्यूस एग्जाम की प्रोसेस में था, जैसे कि सीएससी हुआ, सो 2 महीना सी ए पेप करना, तो उसके बाद स्टेट पीसीएसपी था लास्ट 2 साल से, इसीलिए मतलब। और ये बात अगर जो सीएससी करा है ना, उसके लिए वो बैड भी है, जैसे कि कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना, सीएपीएफ या स्टेट पीसीएस, आपका मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। लेकिन मेरे इसमें क्या होता था, इसीलिए मेरा पेपर 1 स्ट्रांग हो गया था, इसीलिए लास्ट में दो दो सीएससी दिया नहीं था, ठीक है। वीकर एरियाज पे काम किया और जो स्ट्रांग एरिया उसे होल्ड किया, पेपर 1 स्ट्रांग था तो उसे होल्ड होल्ड कैसे किया, तो पढ़ाई किया, मतलब 6 महीना जीएस पढ़ा मैंने, मतलब इतने अच्छे स्कोर आने के बाद भी मैंने पेपर 1 पे 6-7 महीना काम किया, क्योंकि मुझे होल्ड करना था। और पेपर 2 पे बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद मेरा जैसे मैंने बताया कि पेपर 2 हर्डल था, लेकिन मेरा फिजिकल भी बहुत बड़ा हर्डल था, क्योंकि मतलब 5 साल में पढ़ाई करते करके मेरा वेट 93 हो गया था, और हाइट टू वेट में 73 मुझे वेट करना था। सो ये भी बहुत मतलब वो पीरियड तो अच्छा था, स्ट्रगलिंग का था, अच्छा था, लेकिन घर के, लेकिन मुझे बिलीव था कि मतलब मैं बहुत बार बताया कि आई वॉज द ओनली 1 पर्सन जिसे बिलीव था कि मेरा हो जाएगा, मतलब घर वालों को भी नहीं वो बिलीव था कि मैं फिजिकल कर लूंगा। लेकिन मेरी माँ भी बोली मुझे कि मुझे लगता था कि तुम रिटर्न में कर लोगे, पढ़ाई में कर लोगे, लेकिन ये दौड़ में या वो तुम नहीं कर पाओगे ऐसा। लेकिन बिलू था, वो भी किया मैंने, 18 केजी वेट कम किया 2.5 महीने में। और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से गया, तो इस बार मतलब सब चीज़ अच्छी हुई, पेपर 2 भी, इंटरव्यू भी और फिजिकल भी। सो वंडरफुल। मेहनत और लक, सारी दोनों चीजें एक बार आई और हो गया। जिस चीज भाई की चाह थी 5 साल से, वो मिल गया, और फोर्थ भी वही मिलेगा मुझे, सीआरपीएफ। भाई आप जैसे जैसे चीज़ें बताते जा रहे हो, मुझे लग रहा है जो आज की टैगलाइन है ना कि कैसे परसिवरेंट रहें प्रिपरेशन में, वो एक एक बार और रीइंस्टेट होती जा रही है। एंड अजय, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई थिंक सो इट समराइज टुडे सेशन वेरी वेल। फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, कि सिलेक्शन होने के बाद जो चेंज हुआ है आपके लाइफ में, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यस। आई रियली एडमायर आप जो इंस्पिरेशन रील्स एंड ऑल डालते हो। इट इट इज़ रियली इंस्पायरिंग, और मतलब उस पर व्यूज़ भी दिखता है कि ये कनेक्ट करता है लोगों से, इसीलिए इतने लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वो एक चेंज कैसा रहा, पहले क्या आप फील करते थे, अब कैसे फील कर रहे हैं, वो एक जर्नी के फॉर्म में बताइए। यस यस। सिलेक्शन की पहली लाइफ आपको पता है एस्पिरेंट लाइफ कैसी होती है, अकेलापन, सब चीजें, डिप्रेशन, लॉन्ग डिप्रेशन, मतलब ये टर्म मैंने मतलब सुना था या एक्सपीरियंस भी किया है कि लॉन्ग डिप्रेशन, मतलब जो जब सीएपीएफ हुआ, सीएससी हुआ, तो अगस्त से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो और राजेंद्र नगर में फिर वो डिप्रेशन खत्म होता है दिसंबर एंडिंग तक। वही प्रोसेस रहा 5 साल का, ठीक है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, मतलब बहुत से लोग छोड़ के भी चले गए, दोस्त थे, करीब के लोग थे, लेकिन एक रिजल्ट है जो तुम्हारी सारी चीजें बदल देता है, कि तुम्हारे सारे फेल्यूर्स, सारी चीजें, जैसे कि मैंने 5 साल में मैं कोई मैरिज अटेंड नहीं किया, मतलब कोई फंक्शन भी नहीं अटेंड किया, सब घर से बाहर था, लेकिन वो सारी चीजें बदल गई। ओके, जैसे कि और आप बताया वो रील्स एंड ऑल दैट, तो मेरा एक एक मोटिव था कि बहुत से जो लोग हैं सेम बैकग्राउंड से, या सेम मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस एजुकेशनल बैकग्राउंड, और ये एरिया जैसे कि हमारा ट्राइबल बेल्ट है एंड ऑल दैट, सो सेम बैकग्राउंड रूरल एरिया से बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। उनको एक नहीं कहीं होप चाहिए कि होते हैं हमारे सेम बैकग्राउंड से लड़के भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए होता, और जैसे कि इंटरव्यू का था तो मैंने पहली चीज करी सर, जब जो मराठी स्टूडेंट है महाराष्ट्र के, उनको बहुत से मतलब इंटरव्यू में ना बहुत कम मार्क्स आते हैं। ओके, तो मैं सिलेक्शन के बाद मैंने जो पहली चीज करी वो मेरा जो मॉक अपलोड किया यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन ये एक मेरा उनको संदेश था कि नहीं, वी कैन ऑल्सो स्कोर गुड, बस हमारा वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमें निकालना है और कॉन्फिडेंटली फेस करना है इंटरव्यू। तो एक बात थी, और दूसरी बात, चीजें बहुत बदली बदली है, ठीक है, आप देख ही रहे हो, बहुत से लोग मिल रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। और मेरा जो एक सपना था और कि एस्पिरेंट से रीच आउट करना,
ये तो आपको पता होगा, मेरे ग्रुप पे भी 400 लोग हैं जी टेलीग्राम पे। यस, तो और मैंने आपको, मुझे जैसे ही पता चला कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो लोगों को, एस्पिरेंट को गाइड करने के लिए, मैंने आपको भी रीच आउट किया। सो वही है, राइट सोशल मीडिया पे भी, टेलीग्राम पे भी, वही है मेरा अभी कि एस्पिरेंट को गाइड करना। और गांव में जो लाइब्रेरीज रहते हैं हमारे एरिया में, तो मैं वहाँ भी रीच आउट कर रहा हूँ। सो वही है, अ, अगला तो यही है, जब तक मैं ट्रेनिंग नहीं जाता, सो एस्पिरेंट से रीच आउट करना है, गाइड करना है, और जो मैंने सीखा है वो उनको सिखाना है। बाकी लाइफ तो है, चली रही है अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग आपकी स्टोरी है, एंड वी ऑल आर हम्बल्ड बाय योर प्रेजेंस टुडे। और ऑफ कोर्स आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल है और जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप प्लीज़ हमको प्रोवाइड करिएगा, सो दैट वी कैन जस्ट सेंड इट आउट टू द कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी वी हैव ऑफ यूनिफॉर्म कॉलिंग। और हम चाहेंगे कि आपसे हम फ्यूचर में भी किसी ना किसी तरह से जुड़े रहें, बिकॉज वी वांट कि हमारे भी एक दोस्त कोबरा कमांडो हों, और हमको कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े तो ऑफ कोर्स आप हमारे रेस्क्यू में हमेशा रहें। एंड वो आपकी जो स्टोरी पेंडिंग है, ऑफ कोर्स फ्यूचर में आई थिंक सो वी विल डिस्कस इट समवेयर इन अ बार और समवेयर एट अ कॉफ़ी शॉप। बहुत यस, मज़ा आएगा। And यस, I would like to thank everyone for joining today, and special thanks to Ajay and Dhaneshwar for taking out time for this session. I think so आपने कुछ सीखा होगा इस सेशन से, फ्रूटफुल। और अपने कमेंट्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा यूट्यूब चैनल पे, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू यस। अगेन, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू प्रतीक भाई फॉर हैविंग मी। और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया एस्पिरेंट से कनेक्ट करने के लिए। और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, आपने मुझे संभाल लिया, उसके लिए भी थैंक यू। आप कभी भी बुलाओ, आई विल बी अवेलेबल टू यू एंड एस्पिरेंट्स ऑल द टाइम। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।